फिर परिस्थितियां हर तरफ से खराब होनी शुरू हो जाती हैं। क्या चाइना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत के ढहने की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। ये इमारत जो निर्माणाधीन थी 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटकों से ढह गई है। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर के पास था, जो बैंकॉक से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर है। फिर भी इसके झटके इतने शक्तिशाली थे कि बैंकॉक में इस इमारत को नुकसान पहुंचा और इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 घायल हैं। 83 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें ज्यादातर निर्माण श्रमिक हैं। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री ने इस घटना के तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। एक विशेषज्ञ पैनल को 7 दिनों के भीतर हादसे के कारणों का पता लगाने को कहा गया है। यह इमारत थाईलैंड के स्टेट ऑडिट ऑफिस के लिए बनाई जा रही थी और इसका निर्माण एक चीनी कंपनी चाइना रेलवे नंबर 10 थाईलैंड लिमिटेड और इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जा रहा था। इस परियोजना की लागत 2 बिलियन बाहत है और ये 3 साल से निर्माणाधीन थी। भूकंप के दौरान बैंकॉक में कई ऊंची इमारतें हिली, लेकिन केवल यह इमारत ही पूरी तरह से ढह गई, जिसने इसके निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकॉक की नरम मिट्टी ने भूकंप के झटकों को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है, जिससे इमारत को अधिक नुकसान हुआ। इसके अलावा इस इमारत में फ्लैट स्लैब निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया था, जो भूकंप प्रवण क्षेत्रों में अब अनुशंसित नहीं है। इस घटना के बाद एक और विवाद सामने आया है। 4 नागरिकों को हादसे वाली जगह से 32 महत्वपूर्ण फाइलों को चुराते हुए पकड़ा गया है। ये लोग उस क्षेत्र में अवैध रूप से घुसे थे, जो आपदा क्षेत्र घोषित किया गया था। थाईलैंड के समाचार पोर्टल द नेशन के अनुसार इन लोगों ने कहा कि ये फाइलें बीमा दावों के लिए जरूरी थी और इन्हें साइट पर अस्थायी कार्यालय में रखा गया था। हालांकि इन 4 को पुलिस ने रिहा कर दिया है, लेकिन उन पर आपदा क्षेत्र में प्रवेश करने और संवेदनशील दस्तावेज हटाने का आरोप लगाया गया है। इस घटना ने चीनी कंपनी की भूमिका पर और सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये पहले से ही संदेह के घेरे में थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये दस्तावेज निर्माण में अनियमितताओं को छिपाने के लिए हटाए गए होंगे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस भूकंप का असर म्यांमार में और भी भयावह रहा, जहां 1600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हैं। मांडले में कई इमारतें ढह गई, ऐतिहासिक आवा ब्रिज भी नष्ट हो गया। म्यांमार की सैन्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की, जो उनके लिए एक असामान्य कदम है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं और उनके बाद की जांच का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2004 का हिंद महासागर भूकंप और सुनामी है। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने एक विशाल सुनामी को जन्म दिया। इस आपदा ने थाईलैंड सहित 14 देशों को प्रभावित किया और लगभग 2,30,000 लोग मारे गए। थाईलैंड में फुकेत, फीफी द्वीप जैसे पर्यटन स्थल बुरी तरीके से प्रभावित हुए, जहाँ हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग मारे गए। इस आपदा में 5,400 से अधिक लोगों की मौत थाईलैंड में हुई थी। उस समय भी कई निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। फुकेत में कई होटल और रिसोर्ट ढह गए और बाद में जांच में पता चला कि कुछ इमारतें भूकंप और सुनामी के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती थी। कई बिल्डरों ने लागत कम करने के लिए सस्ते सामान का इस्तेमाल किया और भवन निर्माण के नियमों का पालन नहीं किया गया। इस घटना के बाद थाईलैंड सरकार ने सख्त नियम लागू किए, जिसमें भूकंप रोधी डिजाइन को अनिवार्य किया गया था। हालांकि इस घटना से साफ है कि अभी भी कई इमारतें हैं जो इन मानकों को पूरा नहीं करती है, खासकर नरम मिट्टी वाले क्षेत्रों जैसे बैंकॉक में। इस हादसे ने थाईलैंड में निर्माण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये चाइना के लिए भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। चीन के प्रॉपर्टी डेवलपर्स, जो पिछले कुछ सालों से गहरे वित्तीय संकट में हैं, अपने ऑफशोर कर्ज को ही चुका पाए हैं। यह आंकड़ा तब सामने आया है जब 62 कंपनियों के पुनर्गठन सौदे को किया गया है। इनमें से केवल 3 कंपनियों ने 2021 के बाद से अपने कूपन भुगतान किए हैं। ये स्थिति चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में चल रहे संकट की गंभीरता को दिखलाता है, जो न केवल चीन की अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 30% हिस्सा है, साल 2020
2020 से संकट में है, इसकी शुरुआत तब हुई जब चीनी सरकार ने 3 रेड लाइंस नीति लागू की है, जिसके तहत डेवलपर्स को अपने कर्ज को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियमों का पालन करना था। इस नीति का मकसद प्रॉपर्टी मार्केट में अत्यधिक कर्ज को कम करना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कई बड़ी कंपनियां जैसे एवरग्रांड, जो कभी चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डॉलर डेवलपर थी, कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गई। एवरग्रांड का कर्ज 2021 में $300 बिलियन से अधिक हो गया। ये कंपनी डिफॉल्ट की स्थिति में पहुंच गई। कहा जा रहा है कि इन 62 कंपनियों ने अपने ऑफशोर बॉन्ड धारकों को भुगतान करने के लिए बहुत कम प्रगति की है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां या तो डिफॉल्ट कर चुकी हैं या अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया धीमी और जटिल है, क्योंकि इसमें विदेशी निवेशकों, चीनी सरकार और स्थानीय बैंकों के बीच सहमति बनाना शामिल है। इसके अलावा चीनी प्रॉपर्टी मार्केट में मांग भी कम हो गई है, क्योंकि लोग घर खरीदने से हिचक रहे हैं। इसका कारण यह है कि कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं और खरीदारों को डर है कि उनके पैसे डूब सकते हैं। इस संकट का असर वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। विदेशी निवेशक जिन्होंने चीनी प्रॉपर्टी कंपनियों के बॉन्ड्स भी निवेश किया था, अब अपने पैसे की वसूली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये स्थिति न केवल निवेशकों के लिए बल्कि उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी खतरा है जिन्होंने इन कंपनियों को कर्ज दिया था। चीन के प्रॉपर्टी संकट को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट है, जो अमेरिका के हाउसिंग मार्केट के ढहने से शुरू हुआ। साल 2000 के दशक के शुरुआत में अमेरिका में रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आई थी। बैंकों ने लोगों को आसानी से होम लोन देना शुरू कर दिया, जिसमें कई ऐसे लोग शामिल थे जिनकी कर्ज चुकाने की क्षमता कम थी। इन लोन के बाद में जटिल वित्तीय उत्पादों जैसे कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में बदला गया और वैश्विक निवेशकों को बेच दिया गया। लेकिन 2007 तक जब ब्याज दरें नहीं बढ़ी तो कई लोग अपने लोन की किस्तें नहीं चुका पाए। इससे बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट हो गया और 2008 में अमेरिका का हाउसिंग मार्केट ढह गया। इन संकट ने लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों को दिवालिया कर दिया और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में पड़ा। शेयर बाजार धराशायी हो गए, बेरोजगारी बढ़ी और कई देशों को मंदी का सामना करना पड़ा। चीन का वर्तमान प्रॉपर्टी संकट साल 2008 के संकट से कुछ अलग है, क्योंकि ये मुख्य रूप से डेवलपर्स के अत्यधिक कर्ज और सरकार की सख्त नीतियों की वजह से है। लेकिन समानता यह है कि दोनों ही मामलों में रियल एस्टेट मार्केट में अत्यधिक कर्ज और अनियंत्रित विस्तार ने संकट को जन्म दिया। साल 2008 के संकट ने दिखाया कि रियल एस्टेट सेक्टर का ढहना पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और यही चिंता अब चीन को लेकर है। चीन के प्रॉपर्टी संकट का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और निवेश पर होगा, जिससे भारत में निर्यात और निवेश प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भारत में भी रियल एस्टेट सेक्टर में कर्ज का मुद्दा समय समय पर आता है, जैसे कि साल 2019 में IL&FS संकट, जिसने कई प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स को प्रभावित किया था। चीन की सरकार इस संकट से निपटने के लिए कुछ कदम उठा रही है, जैसे कि डेवलपर्स को कर्ज चुकाने के लिए समय देना और अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंडिंग की व्यवस्था करना। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम पर्याप्त नहीं है और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट एक चेतावनी है कि अनियंत्रित कर्ज और गलत नीतियां किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए को अस्थिर कर सकती है। साथ ही ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि BRI को लेकर जो दुनिया सोचती है वैसा BRI है नहीं, और BRI के लिए अगर कोई हाथों में लेकर बैठे हैं कि BRI से फायदा ही होगा, तो ज़्यादातर देश हैं जिनके पास एग्जाम्पल है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है और फायदा कम। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।